एनाफोरा लिख लीजिए। एनाफोरा में रेपिटेशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स आर फ्रेजेज, वर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेजेज एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, स्पेलिंग कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स, एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स, और क्लॉजेज भी हो सकते हैं, एक ही में छोटे छोटे दो सेंटेंस टाइप के स्ट्रक्चर। और क्लॉजेज repetition of one or more words or phrases at the beginning of a successive lines or clauses, ठीक है। इन इन अ वर्स, वर्स लिख लीजिए, वर्स लिख लीजिए। स्टैंजा भी हो सकता है, इन अ स्टैंजा, और स्टेटमेंट, ये कुछ भी प्रोज में भी हो सकता है ना, तो इसलिए यहां मैं लिख रहा हूं। कोई वर्स, कोई पोयम हो सकता है, उस पोयम के हर स्टैंजा में ऐसा हो सकता है, या एक पर्टिकुलर स्टैंजा की हम बात कर सकते हैं, या किसी एक स्टेटमेंट की बात करें जहां पे बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो इसको हम एनाफोरा बोलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोट कर लिया सबने। रेपिटेशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स आर फ्रेजेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स और क्लॉजेज ऑफ अ वर्स, स्टैंजा और स्टेटमेंट। आगे बढ़े। यस सर। ये तो डेफिनेशन थी, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये गीतांजलि की बहुत ही फेमस, गीतांजलि आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी लोग जूनियर की भी तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस समय डाइवर्स हो रहा हूं अपने, मतलब जो लिमिट है। गीतांजलि सभी को पता है ना, गीतांजलि टैगोर की है। ये टैगोर की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है गीतांजलि, और इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि गीतांजलि के लिए टैगोर को क्या मिला है, नोबेल प्राइज। गीतांजलि का ही बहुत बड़ा रोल है नोबेल प्राइज दिलाने में। और गीतांजलि है क्या, 103 जो है पोयम्स हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पहले बंगाली में लिखे हुए थे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, कई बार ये पूछता है कि गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा है, तो इसका प्रीफेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, W.B. येट्स साहब ने लिखा है। तो ये आपके जूनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गीतांजलि टैगोर ने लिखा है, 103 इसमें पोएम्स हैं, W.B. येट्स साहब ने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, और फिर इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये नोबेल प्राइज जानते हैं आप लोग, इस नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था? 1913। लेकिन यहाँ एक आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, एक मिनट, हाँ 1913, बहुत सही। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 1913 में मिला, तो आप सभी हमें बता सकते हैं कि W.B. येट्स को कब मिला था नोबेल प्राइज? सर 1923। पक्का? यस सर। चलिए, अगर आप 1923 बोल रहे हैं ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब सिर्फ ये है, डेट देख लेना, और 1923 या 28 देख लेना अच्छे से। अब यहाँ एक चीज समझ लो कि 28 नहीं है, 23 है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखो, तो जिस व्यक्ति ने प्रीफेस लिखा है और जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज, मतलब W.B. येट्स का भी रोल है, बहुत फेमस पोएट थे 20th सेंचुरी के, इनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज पहले पा गए और ये बाद में पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सोच लो, तो ये एक थोड़ा सा कनेक्टिंग लिंक है कि W.B. येट्स साहब को नोबेल प्राइज बाद में मिला है, और लगभग 10 साल बाद आप देख रहे हैं, और इनको 1913 में ही मिल गया है। और उस समय नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसका रीजन ये है क्योंकि नोबेल प्राइज जो है ना, ये
1901 में ही शुरू हुआ था। समझ रहे हैं आप? जो प्राइस 1901 में शुरू हुई है, उसके ठीक 13वें साल किसी इंडियन को नोबेल प्राइज मिल जाना, वो भी लिटरेचर के फील्ड में, बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए इनका जो है नोबेल सर इसमें लोग हाँ बोलिए। सर लोग कहते हैं कि सर इसमें अंग्रेजों की चाल थी सर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने वाला था। हाँ और उनको सैनिकों की आवश्यकता थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से सर उन्होंने नोबेल प्राइज उनको दिलवा दिया। कह सकते हैं देखिए, अंग्रेजों की चाल तो हर जगह है, कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से हर चीज में आप तो जानते हैं कि जो भी पुरस्कार होते हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरप्शन हुआ करता है। ठीक है, कह सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब योग्यता की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर वास्तव में बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है लिटरेचर के फील्ड में। वैसे देखा जाए तो हिंदी में भी बहुत सारे कवि हैं, उनको भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं, नोबेल प्राइज मिलने के लिए ना एक बात ध्यान रखिएगा रितेश जी, कि नोबेल प्राइज पाने के लिए आपको लैंग्वेज इंग्लिश ही होना चाहिए। थोड़ा सा एक ये भी इशू बनता है, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर जो नोबेल, हालांकि दूसरे लैंग्वेजेस में मिले हैं, लेकिन नोबेल प्राइज ज़्यादातर उन्हीं राइटर्स को मिले हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि या तो दूसरे लैंग्वेज में लिखे हों लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ हो। हम ये कह सकते हैं कि यदि गीतांजलि का ट्रांसलेशन इंग्लिश में न हुआ होता तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज न मिला होता, ये भी आप जान लीजिए। हैं, तो ये सब चीजें भी थोड़ी चीजें हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि इसी से रिलेटेड एक और बड़ा राइटर है जिसको जो है 1925 में नोबेल प्राइज मिला था, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़े राइटर हैं और आपके जीआरसी के सिलेबस में हैं, बिल्कुल, जीबी शाह। तो इसलिए, और 1928 में फिर किसको मिला होगा? सर पता तो है, आपको मिला था। टी.एस. इलियट साहब को कब मिला है? सर 48 में मिला है उनको। तो उनको काफी लेट हो गया बेचारे को, जबकि 48 में, 49 में उसको मिला है हेमिंग्वे को, 54 में उनको मिला फॉकनर को। हाँ 49 नहीं, ये थोड़ा सा आप देख लेना, कंफ्यूजन मुझे लग रहा है 49 में, देख लेना 49 में शायद फाकनर है और 54 में हमिंग। यस सर, फाकनर है, 49 में फाकनर है, 54 में आप हमारा प्रीवियस नॉलेज जो है गड़बड़ा देंगे कॉन्फिडेंस के साथ बोल के। हाँ सर, अभी प्रैक्टिस की जरूरत है सर, पढ़ना है ना अभी बस। नहीं अभी प्रैक्टिस की जरूरत लेकिन है। आप कोशिश अच्छा कर रही हैं, आप पकड़ ले रही हैं, तो ये अच्छी बात है। 2 में से एक ऑप्शन तो आप सही बता रही हैं। सर अभी रिवीजन हुआ ना, तब सब क्लियर कर लेंगे सर, अभी रिवीजन नहीं हुआ है, अभी बस पढ़ ही रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी कोशिश है। टी.एस. को मिला, उसके बाद फाकनर को मिला था 1 साल बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छी ये जो डेट्स मैंने बताया ना, बहुत बड़े राइटर्स हैं, है ना? तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के राइटर्स का डेट आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। सारे राइटर्स को नोबेल प्राइज नहीं मिले हैं, ठीक है? और इंडियन राइटर्स को कब आपको साहित्य अकादमी मिला है, जरूर याद रखिएगा, जितने भी राइटर्स हैं। तो ये सब लोग देखिए, जब मैं यहाँ बीच बीच में आपके अंदर ना मैं थोड़ी सी आग भड़का रहा हूँ, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा उतावले होइए, थोड़ा जानिए, थोड़ा पढ़िए और इन चीजों को खोजिए और खोज के ग्रुप में भेजिए, ताकि एक मतलब उत्साह बने सभी लोगों में कि नहीं हमने देखो, इन्होंने भेजा, इन्होंने भेजा, इन्होंने किया। जैसे मुझे अभी नीलम और रीता तो बहुत जबरदस्त कर रही हैं ग्रुप में, प्रेम जी भी बीच बीच में भेज रहे थे। तो जब मैं बोलता हूँ ये लाइन कहाँ से है देखो, तो तुरंत ये लोग जो है भेजते हैं ग्रुप में, मतलब दिन भर, कभी 1 घंटा बाद, कभी 2 घंटे बाद मुझे उसमें दिखाई देता है स्क्रीनशॉट, किस पोयम का है, कहाँ का है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है बेहतर वे में जो है कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। अच्छा, तो क्लियर है ये जितनी मैंने जिन राइटर्स का नाम बताया। एक काम आप लोग करिए, अगर आप लोग लिटरेचर में वास्तव में चाहते कि ना भूलें, रिलेट करें, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं जब भी कोई चीज बताता हूँ, मैंने अभी नहीं देखा, मैं कई सालों से नहीं देखा हूँ, बस ये है कि मैं कभी पढ़ा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है, मैं कहीं ना कहीं किसी माध्यम से एसोसिएट किया हूँ किसी चीज को, तो उसी समय का मुझे एसोसिएशन याद है कि नहीं, फाकनर को पहले मिला, हमिंगवे को बाद में मिला, और ईयर भी याद है। थोड़ा बहुत कोई कॉन्फिडेंस में बोलता है तो थोड़ा मैं सोचता हूँ हाँ हो सकता है भी सामने वाला पढ़ रहा है, मैं ही गड़बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी हद तक चीजें एसोसिएटेड हैं। तो अब आपको क्या करना है
कि ये चीजों को याद रखना है। और एक काम करना, अगर आप लोग नोबेल प्राइज जब भी दिया जाता है तो नोबेल प्राइज वाला जो पर्सन होता है उसको स्पीच बोला जाता है, कहा जाता है आप स्पीच दीजिए, मतलब बोलिए जब नोबेल प्राइज आप लेने जाइए तो इसमें कुछ राइटर्स हैं जिनकी स्पीच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत अच्छी लगती है, जिसमें इनका जो है फाकनर साहब भी बहुत अच्छा बोले थे, जीबी साहब का नोबेल स्पीच बहुत पॉपुलर है। तो इन लोग के नोबेल स्पीच जब आप जाओगे ना विकिपीडिया या कहीं पर भी, जब नोबेल प्राइज वाली लिस्ट पाओगे तो वहां पे इनके स्पीचेस भी मिलते हैं। तो अगर आप इनके स्पीचेस को एक बार पढ़ोगे, ज्यादा लंबा स्पीच नहीं रहता है, बस मेन लाइन रहती है, की लाइन, मुश्किल से 2 3 4 लाइन की, तो जरूर उनको पढ़िए। ये लोग बड़े राइटर हैं, महान राइटर हैं, अगर इनके स्पीच को आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के, और आप कनेक्ट हो गए। एक तो बात जान लो, जिस राइटर के स्पीच को पढ़ लिया उसका डेट तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो एक बार जरूर पढ़ना, मैंने कभी पढ़ा था, अब काफी दिन हो गया। अच्छा, इसमें एक राइटर जो बहुत ही महान राइटर है उसका भूल रहे हैं हम लोग, गाल्सवर्दी का भी बताइए कब मिला इनको। 1932। 1932। बहुत सही, बहुत फोर अच्छा। साइज सागा पर, फोर साइज सागा। हाँ, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी राइटर को आप ये नहीं कह सकते कि इस नावल या इस ड्रामा या इस वर्क के ऊपर मिला है, मतलब ये कह सकते हैं आप कि इस वर्क का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली जो नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है, नोबेल प्राइज की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये आपके जीवन भर में आपने जो लिटरेरी आउटपुट दिया है उस पे मिलता है, न कि किसी एक वर्क पे मिलता है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस आपको जानना है। जब आप बुकर प्राइज की बात करते हैं तो बुकर प्राइज क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्क पे मिलता है। सौरभ जी, बात समझ में आ रही है आपको। तो जैसे, हाँ यस, तो जैसे आप सलमान रश्दी की बात करेंगे तो सलमान रश्दी को किस पे मिला है, मिडनाइट चिल्ड्रन पे मिला है, तो एकदम मालूम है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पे ही इनको मिला है। लेकिन जब नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो ये होगा कि इनको लिटरेचर के फील्ड में मिला है, ये बात बोली जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी कोई वर्क इतना फेमस हो जाता है कि हम ये कह देते हैं कि इस वर्क पे मिला है, तो उसमें कहना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन ये है कि 100% उसी वर्क को न कह के ये कहेंगे कि इसका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो यही सेम चीज गीतांजलि के केस में कहिए, यही सेम चीज जो है इनके फाकनर के केस में साउंड एंड द फ्यूरी में कहिए, यही सेम चीज हमिंगवे में आप कह सकते हैं, हमिंगवे के ओल्ड मैन एंड सी का, है ना। और यही सेम चीज जो है गाल्सवर्दी के केस में फोरसाइट सागा को बोल सकते हैं। इनका मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर नॉवेल या ड्रामा के ऊपर नहीं दिया गया है, ये बात ध्यान रखना आप सभी। तो ये चलिए ठीक है, तो हम गीतांजलि से कहाँ कहाँ पहुंच गए, लेकिन जानिए कभी कभी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर है और अब तो आप सब लोग हर चीज दे रहे हो, और मैंने उन्हीं राइटर्स को टच किया जो जीआईसी के भी सिलेबस में हैं, ताकि आपको फायदा हो। और वो सारे राइटर्स हमारे यूपी असिस्टेंट टीचर के लिए भी काम के हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जो मैं लाइन लिख रहा हूं, वेयर द माइंड इज, where the mind is without fear, where the mind is without fear, and head is held high, and head is held high, held high, where knowledge is free, where knowledge is free, थर्ड, ये तीसरी लाइन है, where the world has not been broken into fragment, where the world is not broken into fragment, fragment, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ही फेमस इनका जो इसमें मतलब पोएम्स लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान रखना कि ये आपको काम है कि आप मुझे बताओगे, मैंने ऑलरेडी पूरा टेक्स्ट शेयर किया है ग्रुप में गीतांजलि का, तो आप लोग नंबर देख के मुझे बताओगे कि गीतांजलि का कौन सा पोएम नंबर है।
नहीं, वो तो माय हेवन बोल लीजिए आप। पोयम नंबर, एक्चुअली इन्होंने नंबरिंग की है 103 तक, है ना? तो उसका नंबर आपको याद रखना रहेगा, ठीक है? ये आपको जो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर की है उसमें है। अच्छा, दूसरी बात, ये गीतांजलि का है, पोयम नंबर आप बताओगे, और ये एकदम क्लियर है, वेयर वेयर वेयर। आप देख रहे हैं ना, तीनों स्टैंजा की जो तीनों लाइन है वो वेयर वेयर से स्टार्ट हो रही है, यानी एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एनाफोरा, ठीक है? ये इम्फेसिस करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूनिटी देता है। जैसे आप कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये यूनिटी के सेंस में जो है एनाफोरा का यूज करते हैं, और ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। आप लोग देखिए, बहुत से स्पीकर जब स्पीच देते हैं, या मोदी को भी देखे होंगे, एक राइम टाइप का वो बोलते हैं, इसी तरह के सेम वर्ड को उन्होंने ऐसा ये कहा था, उन्होंने ऐसा ये कहा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज को बार बार वो रिफ्रेन होता है, रिपीट होता है, और उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। चलिए, एक नेक्स्ट जो है लिख रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल। ये आपको बताना है किस पोएट का है। व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, ये तो आपको तुरंत बताना चाहिए। व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मैडन, व्हाट मैडन्स लोथ, LOTH, लोथ, क्वेश्चन, व्हाट मैड परस्यूट, परस्यूट। बता सकते हैं आप लोग किस पोयम का हो सकता है? मैड है, व्हाट मैड परस्यूट। चलिए, राइटर का नाम गेस कर सकते हैं? रोमांटिक एज का कोई राइटर है? शैली। और कोशिश करें। ये एक्चुअली राइटर हैं जॉन कीट्स, और आप लोग को ये याद रखना चाहिए, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ठीक है? ग्रेसियन अर्न, मैं इसलिए ना, ये एक्चुअली ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में बहुत अच्छी लाइन है। एक्चुअली जो अर्न है ना, पॉट है, तो उस पार्ट पे कुछ इमेज बने हैं, उस इमेज में दिखा रहा है कि व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज। तो यहाँ उन इमेज को देख के, वहां पे एक इमेज ऐसा है जहां पे कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं, ठीक है? तो फीमेल दौड़ रही हैं, मेल उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और कुछ यही बताऊं कि मूर्तियां बनी हुई हैं। हाँ, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ये कौन है, ये मेन है कि गॉड्स हैं, कौन है ये? व्हाट मैडन्स लोथ, ये मैडन्स जो है क्यों भग रही हैं, ये किससे नफरत कर रही हैं? व्हाट मैड परस्यूट, और ये कौन है जो पीछे पीछे इन फीमेल्स के भगे हुए जा रहे हैं, ठीक है? ये कैसा दौड़, मतलब दौड़ा रहे हैं इनको किस तरह से? तो मतलब ये जो इमेज है ना, अर्न पे जो डिफरेंट इस कार्विंग है, उस कार्विंग को लेके ये बोल रहे हैं किड्स, ठीक है? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न बहुत ही फेमस पोएम है किड्स की, और ये बहुत ही उसकी फेमस लाइन भी है। हैव यू ऑल नोटेड? शुड यू गो फर्दर? अच्छा, जब भी हम दिखा दें ना, प्लीज आप लोग एक बार जाके जरूर देखा करिए। हम बार बार कह रहे हैं कि इस केस में अपने आप को टीजीटी पीजीटी मत मानिए, ये बड़े राइटर्स हैं, बड़े पोएम्स हैं, बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को जब भी आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आपके अंदर लिटरेचर और ज्यादा घुसता है, समाता है, ठीक है? आपका प्यार लिटरेचर से बढ़ेगा जब आप इन्हें खोजोगे, सर्च करोगे, पढ़ोगे। तो आगे बढ़े। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। बोलना करिए भाई, बोलना करिए। ठीक है, कुछ और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ही ले रहा हूं जो आपके काम का हो। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, ऑफ फाउल डिजीज, ऑफ फाउल डिजीज। नेक्स्ट, रिंग आउट द नर्विंग लस्ट ऑफ गोल्ड, रिंग आउट द
द नर्विंग लस्ट ऑफ गोल्ड। लस्ट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है रिंग आउट द थाउजेंड रिंग आउट द 1000 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ठीक है, बताइए ये किस राइटर का है, गेस करना है। ये विक्टोरियन राइटर हैं, टेनिसन। वर्क का नाम कोई गेस कर सकता है, एनीवन? इन मेमोरियम। देखिए इससे ये पता चल रहा है ना कि अभी पीजीटी वाली तैयारी जितने भी आप लोग हैं ना, थोड़ी सी कमी रह गई है। जो भी आप जिन राइटर्स को पढ़ रहे हो या जहां से भी पढ़ रहे हो, तो कमी तो है ना। क्योंकि ये जो लाइंस है ना, फिगर ऑफ स्पीच की लाइंस कभी भी लेस इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती। जो भी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है, वो लाइन अपने आप में ही उस पोयम का या उस राइटर का इम्पोर्टेंट है। तो ये इन मेमोरियम की लाइन है, ठीक है, इससे आप लोग याद रखना, टेनिसन। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलते जाया करिए सर, आगे बढ़िए। यस सर। अच्छा, विक्टोरियन एज के एक दूसरे राइटर को मैं ले रहा हूं, ये भी आपके पीजीटी के सिलेबस में है। वन लेसन, बस नोट करिए आप लोग, ये मत नहीं कि नहीं बताना है तो आप दूसरी तरफ, बस नोट करते जाइए। लेट मी लर्न ऑफ दीज, लेट मी लर्न ऑफ दीज। वन लेसन नेचर, लेट मी लर्न ऑफ दी। ठीक है, ये दीज नहीं है, दी है, मतलब दी मतलब यू, मतलब मुझे अपने आप से एक लेसन लर्न करने दो। फिर देखो वन लेसन रिपीट हो रहा है, वन लेसन which in every wind is blown, which in every wind is blown। Next, one lesson of two duties kept in one। One lesson nature, let me learn of thee। One lesson which is every wind is blown। One lesson of two duties kept in one। बताइए राइटर का नाम जो है, कैन एनीवन गेस? बहुत से, मैं तो आप समझ गया थे, अब तो टेनिसन है नहीं तो अर्नोल्ड ही हो सकते हैं। चलिए, अर्नोल्ड का है, ठीक है। और इनका एक वर्क है जिसका नाम है क्वाइट वर्क, ठीक है। क्वाइट वर्क नाम का जो है इनका एक पोयम है, उससे लिया गया। हालांकि बहुत लेस इंपॉर्टेंट पोयम है, लेकिन लाइन अच्छा दिया, हमारे एनाफोरा काम का है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये शेक्सपियर के एक प्ले का है। इट इज द कॉज, इट इज द कॉज, बार बार कॉज, इट इज द कॉज माई सोल। let me not name it, let me not name it to you।
यू चेस्ट स्टार्स, यू चेस्ट स्टार्स, इट इज द कॉज। आपको सर्च करना है और ग्रुप में डालना है कि किस वर्ग का है, ठीक है। ये मैं छोड़ दे रहा हूं आप पे। इट इज द कॉज, इट इज द कॉज माई सोल, लेट मी नॉट नेम इट टू यू, यू चेस्ट स्टार्स, इट इज द कॉज, ठीक है। ये शेक्सपियर के किसी एक ड्रामा का है, ये मैं अभी बता दे रहा हूं। आप इसे सर्च करना, सर्च करो, ग्रुप में डालो, कम से कम इसी बहाने कुछ सीखेंगे आप। आगे बढ़े। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। तो मेरे ख्याल से अनाफोरा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस उसके एग्जाम्पल्स हमारे कुछ काम के थे जो मैंने बता दिए, है ना। अब दूसरे फिगर आप स्पीच को लेते हैं जिसका नाम है इपिस्ट्रॉफी, इपिस्ट्रॉफी। सर ओथेलो की है वो लाइन। हाँ बहुत सही, ओथेलो की लाइन है, और आगे जानकारी आप ग्रुप में भेजेंगे। इपिस्ट्रॉफी, इपिस्ट्रॉफी देख रहे हैं ना, थोड़ा नाम एपिस्ट्रॉफी की तरह लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इपिस्ट्रॉफी एपस्ट्रॉफी, वो एपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए फटाफट। दिस फिगर ऑफ स्पीच रिवर्सेस, दिस फिगर ऑफ स्पीच रिवर्सेस the method followed, the method followed in anaphora, the method followed in anaphora, ठीक है। Here the same word or phrase, same word or phrase recur, same word or phrase, ठीक है। recurs लिख लो, recurs at the end of poetic line, at the end of poetic line, poetic lines, ठीक है। क्लियर है? यानी ये बिल्कुल, ये फिगर आप स्पीच क्या है, रिवर्स एनाफोरा का है। यानी आप ये ध्यान रखना, बहुत से फिगर्स आप स्पीच आप रिवर्स पा रहे हो, अपोजिट पा रहे हो। जैसे हमने शुरू में बोला एसिंडेटन का जो है रिवर्स में क्या होगा, उल्टा क्या होगा बताइए, पॉलीसिंडेटन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसे फिगर्स आप स्पीच है जो एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स को बैथॉज भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है। एंटी क्लाइमेक्स तो आप बहुत आसानी से याद रखोगे, लेकिन जब बैथॉज आ जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा बैथॉज ही एंटी क्लाइमेक्स है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला भी ध्यान रखना है कि एनाफोरा का ठीक उल्टा क्या है, एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये आप कहीं पे बहुत पॉइंट करके लिखेंगे सारी चीजों को। तो ये हम देख लिए कि किस तरह से जो है ये ठीक इसके मतलब जो है उल्टा एनाफोरा का। और यहाँ पे जैसे एनाफोरा में चीजें शुरू में रिपीट हो रही थी, यहाँ पे वही चीजें एंड में आएंगी, लाइन के एंड में, और एक से ज्यादा बार आएंगी, ठीक है। तो ये एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एनाडिप्लोसिस भी बोलते हैं क्या? क्या एना हो सकता है फिलहाल, एनाडिप्लोसिस, क्योंकि एनाफोरा का अपोजिट वो भी होता है। अच्छा हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, मैं देख लूंगा, है ना। फिलहाल मेरे पास जो 3-4 बुक्स हैं वहां पे नहीं है ना, तो मैं देख लूंगा, आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी जो है, अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हैजलिट। आप सभी लोग जानते हैं हैजलिट क्या है, सिर्फ इतना बताइए। अगर हैजलिट की आप बात करोगे तो हैजलिट जो है किस एज के रोमांटिक एज के राइटर है सर। बिल्कुल, रोमांटिक एज के, बहुत से रोमांटिक एज के प्रोज राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं। यहाँ पे एक बात और जानना है आपको कि रोमांटिक एज के
क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। क्रिटिक भी है सर, क्रिटिक। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिक भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ना शेक्सपियर पे, मैं इसलिए आपको ना कोई राइटर आ रहा है तो बार बार याद दिला दे रहा हूँ, ये शेक्सपियर के भी क्रिटिक रहे हैं, अच्छे क्रिटिक रहे हैं। और इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक ऐसे लिखा है, वो भी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा। कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है उन्होंने, कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप उसको देखेंगे और मतलब ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है, अगर और भी कुछ लिखा हो वैसे वही एक ऐसे है, तो आप जो है उसको ग्रुप में भेजेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और शेक्सपियर के एज ए क्रिटिक के रूप में पूछे जा सकते हैं। वैसे रोमांटिक एज के जितने भी राइटर्स थे सब शेक्सपियर के क्रिटिक थे, आप एक बात ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ को छोड़ दीजिए, तो कॉलरिज ने शेक्सपियर के प्लेज को अपनी तरह से वो किया है, ठीक है। कई लेक्चर शेक्सपियर के प्लेज पे कॉलरिज ने दिए हैं अपने समय में। कॉलरिज बहुत बड़े फिलोसफर थे और लेक्चरर थे, आप ध्यान रखना। ये बीच बीच में इनको जब पैसे की दिक्कत होती थी तो ये जा जाके स्पीच देते थे बड़े बड़े वर्क पे, बहुत बढ़िया बोलते थे, तो इनको अच्छे पैसे मिलते थे वहां से। तो कॉलरिज ने लेक्चर्स दिए हैं शेक्सपियर के बहुत ढेर सारे पोयम पे। हैजलिट साहब को आपने देख ही लिया, ठीक है। और इसके बाद तीसरे राइटर है चार्ल्स लैम्ब, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। चार्ल्स लैम्ब का क्या योगदान है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में? बहुत फास्ट, देखिए बातें आधे लोग तो बता दे रहे हैं, बताइए। अपनी बहन के साथ मिलकर उन्होंने शेक्सपियर के 21 प्ले, हाँ 14 20 प्ले लिखा है सर। बहुत सही, शेक्सपियर के 20 प्ले को लिखा है कि कुछ किया है? क्या किया? यस सर, 14 एसेज ऑफ एलिया इनको बोलते हैं सर। आप और गड़बड़ कर रहे हैं आप। देखिए एसे ऑफ एलिया जो है ना, ये तो इनका एसेज का उनका कलेक्शन, नेम है। नहीं नेम भी नहीं है, ये एसेज ऑफ कलेक्शन है। नहीं सर, मतलब इनकी कलेक्शन का नेम है मतलब। हाँ बिल्कुल, इनके एसेज के कलेक्शन का नेम है एसे ऑफ एलिया, ठीक है। और ये 2 पार्ट में आया था, ठीक है। वो तो छोड़ दीजिए। फिलहाल चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर के जो ड्रामाज है ना, अभी थोड़ी देर पहले टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रहा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है। ये बहुत ही फेमस वर्क है और ये उस समय ना बच्चों के बीच, ये चिल्ड्रेन को ध्यान में देते हुए लिखा गया था, ध्यान रखना। ये हम लोग को एडल्ट को ध्यान देते हुए नहीं लिखा गया था, ये बच्चों के लिए लिखा गया था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और बहुत ही उस समय उनको पैसे की जरूरत थी, तो अपनी बहन के साथ मिलकर इन्होंने शेक्सपियर के 20 ड्रामाज को, जो कि इनको लगे कि ये बहुत अच्छे ड्रामाज हैं बच्चों के लिए, उन्होंने 20 ड्रामाज को अपनी लैंग्वेज में लिखा है। इसीलिए अगर आप लोग हो सके तो शेक्सपियर के इन 20 ड्रामाज को जो इन लोगों ने लिखा अपनी लैंग्वेज में, हालांकि वो लैंग्वेज जो बच्चों के लिए उन लोगों ने लिखा है वो हमारे लिए भी आसान नहीं है, सोचिए। तो ये इंग्लैंड में जो है उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो है, सोचिए कि बच्चों के लिए भी कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज वो यूज करते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप उन 20 प्लेज जो है बहुत अच्छे से लिखा है चार्ल्स लैम्ब साहब ने, तो यदि कभी भी आपको मौका मिले, मैं कहता हूँ ना टाइम खाली रहे तो क्या करना है, ये करना है। बहुत ही बढ़िया लिखा है, मैंने तो 20 प्ले को पढ़ा है, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। तो अगर आपको मौका मिले, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इंटरनेट पे आप जाओगे, मात्र 80 से 90 रुपया में मिलेगा, आप मंगा लीजिए। और उसमें 20 प्ले शेक्सपियर के बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर हो सके तो जरूर पढ़िए। ठीक है, तो ये है, ये मैंने मेजर आपको बता दिए। प्लीज आप लोग रोमांटिक क्रिटिसिज्म एक तरह से मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है शेक्सपियर से रिलेटेड। टीजीटी के स्टूडेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से भटक जाता हूँ, डेविएट हो जाता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको सीख लो, जान लो जो आपसे रिलेटेड है। चलिए, तो अब मैं एक हैजलिट साहब की ही लाइन है ताकि आप हैजलिट साहब को याद रखो। फियर इज पोइट्री, क्या लिखते हैं? फियर इज पोइट्री। इसी के बाद लाइन शुरू है, होप इज पोइट्री। फियर इज पोइट्री, होप इज पोइट्री, लव इज पोइट्री, देख रहे हैं, लव इज पोइट्री, हैट्रेड इज पोइट्री। लाइन अच्छी है, हैट्रेड इज पोइट्री। फिर उसके बाद ढेर सारा चीज लिख दे रहे हैं एक साथ, अब बार बार इज यूज नहीं लगाना चाह रहे हैं। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, जेलसी, JEALOUSY, जेलसी, रिमोर्स, रिमोर्स की स्पेलिंग REMORS, रिमोर्स,
एडमिरेशन, एडमिरेशन, वंडर, pity, despair और madness। ठीक है, आर ऑल पोएट्री, आर ऑल पोएट्री। ये किसी ने लिखा है? हैज़लिट साहब ने। अगर आप लोग कोशिश करें, जरूर पता करें कि किस वर्क में लिखा है। अच्छी लाइन है। ठीक है, सबने नोट कर लिया है? किसी को इसमें कोई दिक्कत है इन लाइंस में? हैव यू ऑल नोटेड? ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगभग जो है क्लियर हो चुका है। अगर किसी को डाउट, नोट कर लिया है भाई? अगर कहीं किसी का ना नोट हो पाओ तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। तो इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी के राइटर्स के एग्जाम्पल कम है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूं। सिर्फ ये एग्जाम्पल एक मुझे अच्छा लगा, बता दिया। आप समझ गए होंगे कि आप देखिए सब जगह जो है, हर क्लॉज में, जैसे ये छोटे छोटे क्लॉज हो गए ना, कामा लगा हुआ है, हाँ, तो अब हर जगह जो है आप देखिए पोएट्री रिपीट हो रही है सब जगह, और ये एक बड़ा सा है जिसमें लास्ट में रिपीट हो रही है। तो ये जो बार बार रेपिटेशन एंड में हो रहा है, इसी को आप बोलेंगे एपिस्ट्रॉफी। ठीक है सर, एक बार दोनों में अंतर बता दीजिए प्लीज सर। अच्छा, दोनों में अंतर ये है ना मनोज जी, कि जैसे हम कह रहे हैं कि टुनटुन इज गोइंग, टुनटुन इज कमिंग, टुनटुन इज प्लेइंग, टुनटुन इज लाफिंग, टुनटुन इज क्राइंग। तो ये जो टुनटुन टुनटुन शुरू में आ रहा है, ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो ये टुनटुन वाला जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया पहला वाला केस एनाफोरा। ठीक है, अब उसके बाद से हम दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब तो बहुत हंसने वाला इजी दे रहा हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। दूसरा हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाए कि टुनटुन बार बार एंड में आ जाए। ठीक है, तो आप उसको समझ जाइए, हाँ, कि मतलब एक में शुरू में आ जा रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में एंड में आ रहा है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो जब शुरू में आएगा तो एनाफोरा होगा, जब एंड में आएगा तो फिर क्या होगा? एपिस्ट्रॉफी होगा। ठीक है, बहुत सही। एक्चुअली ना, मैं टुनटुन आज भी पढ़ा रहा था, फंक्शनल इंग्लिश का एक क्लास चल रहा था, तो वहाँ टुनटुन में बताया, तो बच्चे पहले टुनटुन सुनते ही मुस्कुरा देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अब आप लोग का तो चेहरा देख नहीं मिलता है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा करूँ कि ताकि थोड़ा सा मुस्कुराएं भी, तो मेरे को पता चले, है ना। चलिए, तो एक और करते हैं, और ये है कियासमस। सी है, सी को मैं कर रहा हूं ना तो ओ बन जा रहा है। एक्चुअली इसमें एक सिस्टम है कि जब गोल जैसा कुछ देखेगा ना तो ओ बना लेगा वो, कियासमस। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, ये ग्रीक वर्ड कियासमोस से बना हुआ है, कियासमोस, और इसका मतलब होता है क्रॉस वाइज प्लेसमेंट, क्रॉस वाइज प्लेसमेंट। ठीक है, क्रॉस वाइज प्लेसमेंट। तो अब क्या है कि यहां पे ऐसे समझ लो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ए है, बी है, तो ये जो ए वाला स्ट्रक्चर है, जैसे पहली लाइन में ए बी है, तो यही सेम स्ट्रक्चर पलट के इधर ऐसे हो जाएगा दूसरी दोबारा जब वो लाइन आएगा तो। ठीक है, मतलब दो ऐसे आपको क्लॉज मिलेंगे या स्टेटमेंट मिलेंगे कि पहले वाले स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो दूसरे वाले में उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप लोग खूब जान रहे हो, जल्दी से जल्दी जल्दी लिख लो एग्जाम्पल्स कुछ। अच्छा, पहले तो नोट कर लो डेफिनेशन ही, है ना, बहुत इजी तरीके से लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं करना है। लिखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, an observation is balanced by
जो भी ऑब्जर्वेशन है पोएट का, एन ऑब्जर्वेशन इज बैलेंस्ड बाय इट्स 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 इनवर्स रेपिटेशन, इट इनवर्स रेपिटेशन, ठीक है, इट्स इनवर्स रेपिटेशन। अब हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए स्ट्रक्चर को लेके, द स्ट्रक्चरल सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जर्वेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जर्वेशन इज बैलेंस्ड बाय, an observation is balanced by its inverse repetition, its inverse repetition। लिख लिया? ओके सर, हो गया। अच्छा, उसके बाद वाली लाइन लिखिए, द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ द फर्स्ट ऑफ, द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ, the structural method of the first half of the expression, लिख रहा हूं मैं, the structural method of the first half of the expression, लिख रहा हूं, लिखता देखिए, expression is transported in the second half, in the second half, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ का एक्सप्रेशन है वो सेकेंड हाफ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसी तरह जैसे एक ऐसे एग्जांपल करके लिखते हैं ना, आइए, जैसे, ठीक है, जैसे 1 2 है तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा पलट के। नोटेड? यस सर। थोड़ा फास्ट नोट करना है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब जल्दी से एग्जाम्पल लिखते हैं, ये आप सभी को ये वाला तो एग्जाम्पल फटाफट नोट कर लीजिए। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल। अब आप मुझे ये बताएंगे कि मैकबेथ का किस एक्ट और किस सीन का है? एक्ट 1 एक्ट सीन 1। बिल्कुल, इसे याद रखना है। ये मैकबेथ का है, एक्ट 1 सीन 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जो है ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं भूलना है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। कई बार वर्ब जो है गायब हो जाता है, पोइट्री है ना, तो बिल्कुल ग्रामर के नियम पे नहीं चलना है, बस नाउन नाउन देखना है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव देखना है कि मेन मेन चीजें आ रही कि नहीं। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। तो ये बताइए, ये कीट्स का तो है लेकिन उनके किस पोएम का है? बहुत सही, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ठीक है। अब उसके बाद से जो है एक दो राइटर्स और जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल वो है। अब हम थोड़ा सा राइटर पे ही बात करें। अच्छा, ये बताइए, द माइंड इज, ये बहुत ही फेमस लाइन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, बहुत ही फेमस लाइन है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड in itself can make a heaven of hell। ध्यान रखना, a heaven of hell और a hell of heaven।
हेल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो सेकंड की लाइन है पैराडाइज लॉस्ट। वाह, मिल्टन की देखिए, ठीक है, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। तो ये आप सैटर्न का स्टेटमेंट है, अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। देख रहे हैं तो किस तरह से कंबाइनिंग हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है चीजें। आगे बढ़ें। यस सर। बस अब एंड करने के कगार पे हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए बोल दे रहा हूं ना, अब मैं केवल एग्जाम्पल बोलूंगा और बाकी आप लोग ग्रुप में अपने शेयर करोगे। एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर एंड सोरिंग, अच्छा 2 बार डस्ट हो गया, ठीक है। एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर, फिर उसके बाद सोरिंग एवर सिंगेस्ट। ठीक है, एक्चुअली बात क्या है ना, राइटर आप मतलब उसको बस ये देखिएगा, मेन चीजें देखना है, सिंगिंग सोर, और यहाँ पे क्या है, सोरिंग सिंगेस्ट। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत उसका चेंज हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जो मेन आइडिया है, जो मेन वर्ड है, वो चीजें रिपीट होनी चाहिए, उल्टा होनी चाहिए। तो देख रहे हैं सिंगिंग सोर और यहाँ पे सोरिंग सिंगेस्ट हो गया है। ठीक है, तो उल्टा हो रहा है। ये किस राइटर का हो सकता है? रोमांटिक एज का ही राइटर है, गेस कर सकते हैं आप। सेली। बहुत सही, सेली का है। और पोयम का नाम आपको देखना है और ग्रुप में भेजना है, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लीजिए। सो दीज वर वेड एंड merrily rang द बेल्स, ये इसी की लाइन। सो दीज वर वेड एंड merrily rang द बेल्स। आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिए। merrily में एक यल है, merrily rang द बेल्स and these were wed and these were wed। इसमें तो आपको लग रहा है कहीं पर रिपीट हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उल्टा क्या हो रहा है, एक मिनट, उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। These were wed, merrily rang the bells, and these were wed। तो ये तो सेम है, these were wed, merrily rang the bells। कहाँ कहीं कुछ उल्टा लग रहा है क्या आपको? एनीवन? तो सेंटेंस में बस पूरे पूरे सेंटेंस। बिल्कुल, यानी यहाँ पे पूरा पूरा क्लाज उल्टा हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा पूरे क्लाज को उल्टा कर दिया गया। एक सेंटेंस है कि सो दीज वर वेड एंड merrily rang द बेल, तो यहाँ पे merrily rang द बेल को पूरा इधर ला दिया गया और दीज वर वेड को उधर कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना था, हाँ। तो इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल्स कान भर के हो गए। ये किस राइटर का है? कैन एनीवन गेस? टेनिसन का है। मैं राइटर का नाम बता रहा हूँ, पोयम आपको ग्रुप में सर्च करके भेजना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे ज्यादा खींचने का। ठीक है, देखते हैं, संभवतः जो है 1-2 दिन में, मतलब इस वीक में हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, कोई शक नहीं। और ये फिगर ऑफ स्पीच में हमारी बहुत ही, अब तक तो मैंने जब भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था इतना डिटेल में तो कभी नहीं पढ़ाया और ना कभी पढ़ा भी था।
लेकिन इस बार मेरी कोशिश थी कि मैं कितना डिटेल पढ़ा दूं, और साथ ही साथ ये भी मेरी कोशिश थी कि मैं कैसे आपको ढेर सारे जो राइटर्स हैं उनके पोएम्स हैं, आप उनको सर्च करो, उनको पढ़ो, उनको जानो, ताकि जब आप उन राइटर्स के पोएम को वास्तव में एज अ राइटर पढ़ो तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट न फील हो, आपको लगे कि हाँ इनका परिचय आपसे हो चुका है। और फिगर ऑफ स्पीच तो आपको जानना ही था, क्योंकि राइटर जब भी कोई पोएम्स आप देखते हैं लिखा जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच उसकी जान होती है, मतलब मेन चीजें होती हैं। और फिगर ऑफ स्पीच यदि आप अच्छे से समझ जा रहे हैं तो फिर पोएम को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है यदि आप फिगर ऑफ स्पीच पकड़ ले रहे हो और कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, with the hope that we will soon complete the figure of speech. Thank you, sir. You all can now leave the Thank you, sir. Good luck. welcome. Thank you, sir. Good night.